आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं लेज़ के बारे में। लेज़ की शुरुआत 1940 में हार्मन लेज़ ने की थी। शुरुआत के अंदर जो हार्मन लेज़ थे ना, उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर सके। तो उन्होंने शुरुआत के अंदर अपने गाड़ी के डिक्की के अंदर लेज़ के वेपर्स के पैकेट रखे थे और रास्ते पे जाके वो बेचते थे, किसी रेस्टोरेंट के पास जाके बेचते थे, किसी चौक में जाके बेचते थे। ऐसे उन्होंने लेज़ की शुरुआत की और देखते देखते ब्रांड 200 कंट्रीज़ के अंदर आज ऑपरेट कर रहा है। एक ही मार्केटिंग फ्रेमवर्क है जो 200 कंट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। वो मार्केटिंग फ्रेमवर्क कौन सा है, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है रिकेश डोंगरे, आप देख रहे हैं मास्टर ऑफ। शुरुआत करते हैं 1940 से, जब हार्मन लेज़ ने लेज़ की शुरुआत की थी। उन्होंने बैरेट फूड नामक कंपनी खरीद ली थी, जो कि एक बैंक करप्ट कंपनी थी और कम्प्लीटली डूबने को आई थी। उसके पास एक प्लांट था, उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था जो कि पोटैटो चिप्स बनाता था। तो हार्मन लेज़ ने उस प्लांट को खरीद लिया और उसे रीनेम कर दिया HW रिंगो लेज़ के नाम से, जिसके वजह से अल्टीमेटली उन्होंने को एक बना बनाया प्लांट मिल गया जिसके अंदर वो जो है वो अपने वेपर्स बना सके। वहाँ से जब उन्होंने वेपर्स बनाना चालू किया तो इतने पैसे नहीं थे कि मार्केटिंग के ऊपर काम कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम कर सके। तो उन्होंने अपने जो भी पैकेट्स वगैरह वो बनाते थे तो वो अपने कार के डिक्की में रखते थे, कार में रखते थे, रास्ते पे जाते थे, हाईवे पे रुकते थे, चौक में जाते थे, रेस्टोरेंट्स में पास जाते थे, रिटेल शॉप्स के अंदर खुद जाते थे, खुद जाके सेल्स करते थे, हार्ड कोर सेल्स करते थे। तब जाके रेस्ट को थोड़ा थोड़ा रिकॉग्निशन मिलने लगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे उन्होंने 1960 तक अपने चिप्स जो है वो बेचना स्टार्ट किया, जिसके वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, अब धीरे धीरे लोग उनके ब्रांड को पहचानने लगे थे, थोड़ा बहुत लोग उनकी क्वालिटी को जानने लगे थे, प्रॉफिटेबिलिटी आने लगी थी। तभी उनसे मुलाकात होती है 1961 में चार्ल्स डोलिन से। हु इज ही इज़ अ फाउंडर ऑफ फ्रीटो कंपनी। फ्रीटो कंपनी के पास एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था साउथ अमेरिका के अंदर, लेकिन अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं था। तो लेज़ ने और चार्ली डोलिन ने एक साथ मतलब एक तरह से मर्जर किया और 51% शेयर लेज़ ले गए और 49% शेयर जो है वो चार्ली ने ओन किए। दोनों के कॉम्बिनेशन ऐसा था कि लेज़ के पास क्वालिटी प्रोडक्ट था और फ्रिटो के पास एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था साउथ अमेरिका के अंदर। जैसे ही कंपनी का मर्जर होता है, कंपनी को बहुत तेज़ी से रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हो जाता है साउथ अमेरिका के अंदर। कंपनी धीरे धीरे पॉपुलर होना चालू हो जाती है और तभी एक एंट्री होती है पेप्सिको की। पेप्सिको कंपनी को खरीद लेता है हार्मन लेज़ और चार्ल्स डोलिन से, जिसके बाद पेप्सिको कंपनी का मार्केटिंग एनालिसिस और मार्केटिंग टीम को अपने हाथों में ले लेता है और बना देता है एक फ्रेमवर्क, जिसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और आज पूरे 200 कंट्रीज के अंदर सेम फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया जाता है। शुरुआत करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से, यानी कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। तो अलग अलग स्ट्रेटेजीज का एक कॉम्बिनेशन फ्रेमवर्क बनाया था। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो दो ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। बट इस स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क जरूरी है। वो फ्रेमवर्क 5 स्ट्रेटेजीज इंक्लूड करता है। कौन सी? सबसे पहले स्ट्रेटेजी टारगेट और पोजीशन स्ट्रेटेजी। टारगेट और पोजीशन स्ट्रेटेजी जो है वो पोजीशनिंग स्ट्रेटेजी से डिफरेंट है। मैं पहले बोल देता हूँ, पोजीशन स्ट्रेटेजी और पोजीशनिंग में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। पोजीशन मतलब जियोग्राफिक लोकेशन और पोजीशनिंग मतलब आप अपने कस्टमर के माइंड में अपनी क्या वैल्यू बनाना चाहते हो उसके ऊपर होता है। टारगेट और पोजीशन स्ट्रेटेजी के अंदर यहाँ पे पेप्सिको ने सबसे पहले ये फाइंड आउट किया कि लेज़ कौन से जगह पे कितना पॉपुलर है। जिस जगह पे लेज़ ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल दो, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अल्टीमेटली आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में माल जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद में इन्होंने सेकेंड स्ट्रेटेजी अपनाई, ये कि गेट द सेलिब्रिटीज़ टू आर एड कैंपेन्स। इसका मतलब क्या है, इन्होंने अल्टीमेटली सारे सेलिब्रिटीज़ को अपने एड कैंपेन्स के अंदर लाना स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि भैया सेलिब्रिटीज़ की अपनी ऑथेंटिसिटी होती है। जब कोई ये मतलब कि कोई भी फूड वगैरह का जो ब्रांड होता है ना, किसी सेलिब्रिटी के साथ लिंक हो जाता है ना, तब अल्टीमेटली उस ब्रांड के साथ सेलिब्रिटी की ऑथेंटिसिटी लिंक हो जाती है, जिसके वजह से वो बड़े आसानी से कस्टमर को कन्वे कर सकते हैं कि आप इस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। तीसरी स्ट्रेटेजी ये कि प्रोडक्ट को इतने बल्क के अंदर प्रोड्यूस करो, इतने बल्क के अंदर प्रोड्यूस करो कि उसकी अफोर्डेबिलिटी इतनी हो जाए कि अल्टीमेटली हर एज ग्रुप का बंदा, हर कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, उसकी उम्र कुछ भी हो, बूढ़ा हो या जवान हो या तरुण हो, कोई भी हो, राइट, वो उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाए, इतनी उसकी अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करवाओ। 4th नंबर के ऊपर आती है ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस क्रिएट करो ताकि पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज बढ़े। यहाँ पे पेप्सिको ने क्या किया, पेप्सिको ने जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स और मल्टीपल फ्लेवर्स लॉन्च करना स्टार्ट कर दिए।
लेस के, जिसके वजह से अल्टीमेटली क्या हो गया, लेस का पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज बढ़ गया। मैं आपको बताता हूँ पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज कैसे बढ़ता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। एक पर्टिकुलर शॉप है, उस शॉप के ऊपर आपको लेस के 3 पैकेट मिलते हैं, 3 फ्लेवर मिलते हैं, और वही आपको उसके अपोजिशन के 15 पैकेट मिलते हैं, 15 जो है वो फ्लेवर मिलते हैं वेपर्स के। तो अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी ऑफ रेशो किसका ज़्यादा होता है, वो उस ब्रांड का ज़्यादा होता है जिस ब्रांड के पास ज़्यादा फ्लेवर्स है। तो पेप्सी को इस चीज़ को समझता था, तो उसने मल्टीपल फ्लेवर्स क्रिएट कर दिए लेस के, जिसकी वजह से अल्टीमेटली पॉसिबिलिटी ऑफ परचेज बढ़ गया। 5th नंबर की स्ट्रेटेजी आती है। अब यहाँ पे एक्चुअल में एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी आती है, वो है भैया इमोशनल एडवर्टाइजिंग। यहाँ पे लेस क्या करता है, लेस आपको भले ही फनी एडवर्टाइजिंग दिखाए, लेकिन उसके अंदर वो फीलिंग जोड़ता है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली इमोशनल एडवर्टाइजिंग हो जाती है। फीलिंग वो ऐसी जोड़ता है कि वो आपको पूरी तरीके से महसूस करवाता है कि आपको जो है वो लेस के वेपर्स है ना एक बार ट्राई करने चाहिए। खुद ही देखो, आप खुद ही अपने आप से सवाल पूछो कि क्या आप लेस की एडवर्टाइजिंग देखते हो तो आपको मन नहीं करता क्या लेस के चिप्स खाने का, या फिर आप किसी भी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग देखते हो जो कि खाने से रिलेटेड है, या फिर किसी प्रोडक्ट का वीडियो देखते हो खाने से रिलेटेड है, तो आपका मन नहीं करता कि उस चीज़ को खाने का, करता है ना, राइट। तो यही लेस जो है अच्छे से समझता है, यानी कि पेप्सी को जो है वो अच्छे से समझता है, और वो अपने एडवर्टाइजिंग के अंदर आपको जो है वो बड़े आराम से घेर लेता है ताकि आप जो है वो उसके प्रोडक्ट खरीद सको। सो ये था एक कंप्लीट फ्रेमवर्क जो लेज इस्तेमाल करता है 200 कंट्रीज के अंदर। अब बारी आती है कैसे इस्तेमाल करता है। 2 तरीके से इस्तेमाल करता है, इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से। इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मतलब कि क्या, इंटरनेट के थ्रू, और आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या, इसका मतलब ये है कि फ्लेयर्स लगाना, बैनर्स लगाना, टीवी कमर्शियल्स देना, उसी के साथ साथ रेडियो एड्स देना। तो ये होता है आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, राइट। पेपर के अंदर एड्स देना आउटबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि प्रिंट वाले एडवर्टाइजिंग एक तरीके से। तो इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर होता क्या है, इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर लेज जो है ना वो अपने यूजर्स को कहता है कि भैया देखो, हम जो है ना हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो एक तरीके से गिव अवे क्रिएट कर रहे हैं, तो आप उन गिव अवे में हिस्सा लीजिए, जिसकी वजह से आप अगर गिव अवे जीत जाते हो तो आपको जो है वो लेस के लिमिटेड एडिशन वाले प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि इंडिया में नहीं बिकते लेकिन बाहर बिकते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। तो लेस क्या करता है, लेस यूजर्स को अप्रोच करता है कि आप जाइए लेस का प्रोडक्ट खरीद लीजिए, उसके ऊपर हमारा उसका मतलब कि आपके यहाँ पे स्टोरी डाल दीजिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, और लेस को टैग कर दीजिए। आप डायरेक्टली गिव अवे में एंटर हो जाओगे। जैसे आप जीत जाते हो गिव अवे, आपको जो है वो लेस के प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मतलब लिमिटेड एडिशन वाले प्रोडक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे। अब लेस को यहाँ पे 2 बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि ब्रांड अवेयरनेस, ब्रांड की जो रीच है ना वो बढ़ जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। सेकेंड नंबर ये होता है कि लेस को पता चल जाता है कि भैया अब हमें कौन सा प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है इंडिया के मार्केट के अंदर, कौन से प्रोडक्ट को लेके आना है इंडिया के मार्केट के अंदर, कौन सा फ्लेवर लाना है। ये सारी बातें एक सर्वे के जरिए निकाली जाती है और लेस अल्टीमेटली नए नए फ्लेवर्स लॉन्च करते जाता है हर एक साल इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू। सेकंड नंबर की जो स्ट्रेटेजी आती है वो आउटबाउंड स्ट्रेटेजी। मैंने आपको पहले ही बताया 5 मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, और उस फ्रेमवर्क को आउटबाउंड स्ट्रेटेजी के थ्रू इम्पोज किया जाता है कस्टमर के ऊपर, ताकि कस्टमर एक तरीके से कन्विंस हो जाए और जाके लेस के प्रोडक्ट जो है वो खरीद ले, और अल्टीमेटली वो खरीदता भी है। इन सारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से, एक कंप्लीट मार्केटिंग फ्रेमवर्क की वजह से लेस जो है वो आज पूरे दुनिया में नंबर 1 पोटैटो चिप्स मेकर बन चुका है। लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, बट मुझे तो बालाजी ही पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।